Hello student, we are going to start with lesson 2 force and law of motion in physics. Force. What is a force? Force क्या है? जनरल भाषा में फोर्स को क्या कहते हैं? धक्का मारना. धक्का क्या है? तो फोर्स है अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. यानी जब हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, यानी या तो धक्का मारे या खींचे, तो वो बॉडी क्या कहलाती है? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. फोर्स आर यूज इन आर एवरीडे एक्शन. हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हम फोर्स का यूज करते हैं. कैसे? पुशिंग के थ्रू, पुलिंग के थ्रू, लिफ्टिंग के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू, ट्विस्टिंग के थ्रू, एक्सेट्रा. क्लियर? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम किसी फुटबॉल पर किक करते हैं, किक मारते हैं, तो क्या कर रहे हैं उसको? तो वो क्या हो जाता है? वो एक फोर्स है, यानी पुश करना हो गया, है ना? पुशिंग का एग्जाम्पल हो गया. सेम एज इट इज ही रबर बैंड. रबर बैंड को जब हम खींचते हैं, खींचना मतलब स्ट्रेच करना, स्ट्रेचिंग. या किसी हैवी बॉक्स को हम क्या करते हैं? उठाते हैं. उठाना मतलब लिफ्टिंग, लिफ्ट कर रहे हैं. तो इस तरह से एवरीडे लाइफ या एवरीडे हम क्या इन एक्शंस का यूज करते हैं या फोर्स का यूज करते हैं. इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? देखिए, फोर्स को हम सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना? A force cannot be seen. A force can be judged only by the effects which it can produce in various objects around us. It means कि हम फोर्स को देख नहीं सकते, फोर्स को हम जज कर सकते हैं, है ना? कि वो क्या इफेक्ट कर रहा है या क्या उसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है हमारे चारों ओर और ऑब्जेक्ट के थ्रू. क्लियर? अब क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मूव अ स्टेशनरी बॉडी. क्या इफेक्ट्स, है ना? कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. यहाँ स्टेशनरी का मीनिंग क्या है? स्टेशनरी का मीनिंग है कि किसी भी बॉडी को रेस्ट कंडीशन में होती है तो उसको मूव कराना, है ना? धक्का देना, तो बॉडी क्या हो जाती है? मूव करने लग जाती है. क्लियर? सेकंड क्या हो सकता है कि फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. यानी किसी भी बॉडी में जब मूविंग होती है तो उसको स्टॉप भी फोर्स के थ्रू ही किया जा सकता है. ये भी इसका इफेक्ट हो गया. थर्ड क्या कर सकता है? चेंज द स्पीड. चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. यानी कोई भी बॉडी जब मूविंग कंडीशन में होती है, मूव कर रही होती है, तो उसकी स्पीड को भी चेंज फोर्स के थ्रू ही किया जा सकता है. इसी तरह से चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. मूविंग बॉडी. क्लियर? इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? चेंज द शेप. ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है. क्लियर? अब देखिए, चेंज द शेप तो आप डेली करते हैं. जब मॉर्निंग में हम ब्रश करते हैं ना, तो जो पेस्ट होता है उसको हम दबाते हैं, तो आपने देखा होगा पेस्ट की जो शेप है वो चेंज होती चली जाती है ना. चिपक जाता है, कभी आगे से मोटा, पीछे से पतला हो जाता है. तो ये उसकी शेप चेंज करने का तरीका है. इसी तरह से आप जब फुटबॉल पर किक करते हैं, है ना, तो फुटबॉल क्या हो जाती है? आगे खिसक जाती है. तो अगर फुटबॉल रखी हुई है और आपने उसमें किक किया तो मूव कर जाएगी. ये इसका एग्जाम्पल हो गया. इसी तरह से स्टॉप ऑफ मूविंग बॉडी. स्टॉप ऑफ मूविंग बॉडी में हम कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी किसी भी बॉडी को पुल किया, यानी कोई जैसे बाइसिकल है, आप बाइसिकल को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो जब बाइसिकल चल रही है और उसको पीछे से कोई धक्का दे रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो उसकी जो स्पीड है
वो इंक्रीज हो जाती है ना। और अगर पीछे से वो खींच रहा है, समझ आए, पुल कर रहा है, तो वो चलती हुई बाइसिकल की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, या एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टॉप हो जाएगी। सेम थिंग, चेंज द स्पीड ऑफ मोशन बॉडी। स्पीड को चेंज करने के लिए आप किसी भी कोई भी डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को, मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, है ना। पुल करके, धक्का देके आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और शेप का भी मैंने एग्जांपल आपको दिया ही है कि चेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो फोर्स है वो 2 टाइप्स का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, है ना। फोर्स में जो बैलेंस फोर्स है, बैलेंस मतलब नाम से पता चल रहा होगा कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पर जब अप्लाई होता है और ऑल फोर्सेस इक्वल होते हैं, तो वो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। इट मीन्स कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के एक फोर्स क्या होगा, दूसरे से ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो फोर्स जो है जीरो नहीं हो पाएगा, और इसलिए उस फोर्स को क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि मान लिया कोई हैवी बॉक्स है, मान लिया कोई हैवी बॉक्स हम ले रहे हैं, क्लियर। इस हैवी बॉक्स पर इस हैवी बॉक्स पे 4 टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं। फोर्स ऑफ रिएक्शन, एक ऊपर लग रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, क्लियर, जो किसके थ्रू लग रहा है, एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहां नीचे लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्लियर। अब इस तरफ आपका लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर, और उस तरफ लगा फोर्स ऑफ पुश, अब ये चारों फोर्स इक्वल है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ आर्क पुश। अब इस चारों फोर्स जब इक्वल होंगे, इधर से धक्का मार रहे हो और उधर से धक्का मार रहे हो, लेकिन दोनों इक्वल रूप में धक्का मारा जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो। दैट इज ए बैलेंस फोर्स। बात समझ आई कि नहीं आई। किसी भी चीज में जब दोनों तरफ से इक्वली धक्का मारा जाता है और वो चीज खिसकती नहीं है, रेस्ट कंडीशन में ही रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये चीज। अब इसी को अनबैलेंस फोर्स के रूप में देखते हैं। अनबैलेंस फोर्स कैसे हो जाएगा कि इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस, क्लियर, ये फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, मोर। अब देखिए, ये ज्यादा आप यहाँ पर पुश कर रहे हैं, ये कम हो गया है, तो ये बॉक्स क्या होगा, इस तरफ खिसक जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, यानी दोनों, ये खिसका यानी इसने तेज फोर्स अप्लाई किया, यहां से फोर्स अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कम हो गया है, तो चीज खिसकेगी, और जब खिसकेगी तो वो चीज जीरो नहीं हो पाएगी और रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, दैट इज ए अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल आप टग एंड वॉर में भी देख सकते हैं। टग एंड वॉर यानी जिसे हम क्या कह सकते हैं, पुलिंग ऑफ रोप, यानी इसको गेम के रूप में आप खेलते हैं हमेशा, टग एंड वॉर, जिसे रस्सा कस्सी भी कहते हैं, टग एंड वॉर, इसे हम रस्सा कस्सी भी कहते हैं ना सिंपल वे में। टग ऑफ वॉर में
क्या होता है कि एक तरफ रस्सी का एक पॉइंट बना दिया जाता है, सेंट्रल पॉइंट, और उसके इस तरफ 5 स्ट्रैंड और उस तरफ 8 स्ट्रैंड खड़े हो जाते हैं। मान लिया 8 स्ट्रैंड की ज़्यादा है स्ट्रेंथ और 5 स्ट्रैंड कम है, तो क्या होगा, 8 स्ट्रैंड अपनी ओर खींच लेंगे और जो 5 स्ट्रैंड है वो भी उन्हीं के एरिया में चले जाएंगे। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं हो पाया, जीरो नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स है। इसी को आप बैलेंस फोर्स में भी देख लीजिए कि मान लिया 5 स्ट्रैंड इस तरफ है, मान लिया रस्सी खींच रहे हैं और ये सेंटर पॉइंट है, 5 स्ट्रैंड इधर खड़े हैं, ठीक है, और 5 इधर खड़े हैं, इक्वली स्ट्रॉन्ग है। ये 5 खड़े हैं और इक्वली स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, क्या ये किस कर पाएंगे, ये अपने एरिया में ले पाएंगे, नहीं, ये हिस्सा यहीं का यहीं रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो दैट इज अ बैलेंस फोर्स। मेरे ख्याल से बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या लॉज दिए थे अपने। न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन, और किसके थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब किया था, मोशन के थ्रू, कि बॉडीज जो मोशन करती हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने लॉ दिए, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। क्लियर। अब इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या दिया कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडी रेस्ट है, रेस्ट मतलब रुकी हुई, स्थिर, अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है या मूव कर रही है तो विल कंटिन्यू इन मोशन, तो वो कंटिन्यू मोशन ही करती रहेगी। इन अ स्ट्रेट लाइन, किसमें, एक सीधी लाइन में, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब एक स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर टाइम में वो मोशन करती रहेगी। अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए अगर रेस्ट कंडीशन में तो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो कंटिन्यू मोशन में है और उसको स्टॉप करना है तो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपको चेंज करनी है उसकी स्टेट, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दिस इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में तो रेस्ट ही रहती है, अगर मूविंग कंडीशन में तो मूविंग ही रहती है, तब तक रहती है जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। अब एक बार आता है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की एक कहें तो टेंडेंसी होती है, और टेंडेंसी क्या होती है कि सेम वही जो भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ये उसकी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मेरे ख्याल से इनर्शिया क्या है? इनर्शिया अगर हम देखें तो जनरली उसको ये फैक्ट मान लें इसका कि मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, यानी इसमें हम मास को देखते हैं, किसमें, इनर्शिया में। क्लियर। ये इसका फैक्ट है कि जो मास है इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया ऑफ बॉडी में मास को मेजर करते हैं, तो इसमें जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू लाइटर ऑब्जेक्ट की। क्लियर। heavier object have more inertia. Clear? Heavier object have more inertia किसके? According to lighter object. Clear? अब हम इसे
एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझ सकते हैं कि एक पत्थर है, स्टोन हैज मोर इनर्शिया अकॉर्डिंग टू फुटबॉल के, है ना। तो इसी तरह से क्रिकेट बॉल है, उसमें भी मोर इनर्शिया होता है अकॉर्डिंग टू रबर बॉल के, जबकि दोनों सेम साइज होती हैं, है ना। रबर बॉल भी और क्रिकेट बॉल भी दोनों सेम साइज हैं, लेकिन इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? क्रिकेट बॉल का। क्लियर? क्रिकेट बॉल में अगर बात करें कि इनर्शिया ज़्यादा क्यों होता है, तो उसका रीज़न क्या है? इट इज़ हैव मोर मास, क्योंकि उसमें क्या होता है? ज़्यादा मास पाया जाता है, ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए उसमें मोर इनर्शिया होता है। इनर्शिया हमारी एवरीडे ऑब्जर्वेशन में भी हम इनर्शिया की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, देखिए। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। व्हाई? आप घरों में डेली होता है ना, जब मम्मी वगैरह झाड़ू वगैरह लगाती हैं तो कारपेट को उठाती है, कारपेट उठाकर उसको इस तरह से झटकती हैं कि वो क्या करता है, उसके जो डस्ट पार्टिकल उसके अंदर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं और कारपेट साफ हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो देखो, बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक मेक्स द कारपेट मूव टू एंड फ्रो स्लाइटली बट द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। बात समझ आई कि जब कारपेट को स्टिक से मारा जाता है तो वो टू एंड फ्रो इस तरह से हिलता है, लेकिन उसमें जो हिलने के बाद जो पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल वो रिमेन रहते हैं, रेस्ट कंडीशन में रहते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं? इस तरह से फॉल डाउन। जैसे वो इससे स्लाइटली जाएगा पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं। किसके कारण? ड्यू टू देयर इनर्शिया। आपको पता है इनर्शिया पे हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होती है? अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा। ये इनर्शिया हमने पढ़ा। तो वही वो पूछा है कि अगर हैंगिंग कारपेट को आपने किसी भी स्टिक से मारा तो डस्ट पार्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं कमिंग आउट ऑफ इट, यानी उसमें से निकलना। तो क्यों होता है ऐसा? रीज़न क्या है कि द फोर्स ऑफ स्टिक मेक्स द कारपेट, जब आप स्टिक से मारते हैं तो मूव करता है टू एंड फ्रो मोशन में, बट द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स में रिमेन में रहेंगे। अब अगर कोई ऐसे जा रहा है तो उसके पार्टिकल्स रिमेन है तो क्या होंगे? वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? वो मूविंग कंडीशन में नहीं जाते हैं, तो इसलिए देयर इनर्शिया एंड हैज सेपरेट फ्रॉम द कारपेट। ये लाइन समझ आ गया होगा कि किस तरह से होता है। एक इसी के टाइप का एक और सैम्पल प्रॉब्लम है आपकी कि व्हेन अ ट्री, जो ट्री होता है इज शेकन, शेकन मतलब हिलना। व्हेन अ ट्री शेकन इज शेकन वैग्रसली, वैग्रसली बहुत तेज तेज से हिल रहा है, तो क्या होगा? इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन। व्हेन अ ट्री शेकन, शेकन मतलब क्या बताया मैंने? हिलना। शेकन वाइग्रसली। देखिए, एक ये भी आपका, आप एवरीडे ऑब्जर्वेशन करते होंगे कि जब ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं या कुछ भी डाली वगैरह हिलती हैं, वाइब्रेशन में बहुत तेज हिलती हैं, तो फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। सेम रीज़न, सेम आपको आंसर इसमें लिखना है कि जब वो शेकन करते हैं, ट्री इज शेकन, है ना। जहाँ आपने लिखा है द कारपेट मूव, तो यहाँ जाएगा द ट्री इज शेकन, ये यहाँ से हट जाएगा। देखिए, द ट्री, कारपेट की जगह क्या आ जाएगा? द ट्री इज शेकन। कैसे होगा? टू एंड फ्रो, है ना, टू एंड फ्रो स्लाइटली, और बट उसकी जो ट्रीज हैं या फ्रूट्स हैं वो क्या रहते हैं? रिमेन कंडीशन में रहते हैं।
द डस्ट पार्टिकल की जगह पे क्या आ जाएगा, फ्रूट्स एंड लीव्स, बट fruits and leaves remains at rest, किसके कारण, ड्यू टू देयर inertia and hence fall down. And hence fall down from tree. मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि देखो मैंने यहीं पर इसको, इस आंसर को यहीं एक्सप्लेन कर दिया कि ट्री इज शेकन, जब हिलता है टू एंड फ्रो में स्लाइटली, तो जो फ्रूट्स एंड लीव्स होती हैं वो क्या होती है, रिमेन एंड रेस्ट रहते हैं, किसके कारण, ड्यू टू देयर इनर्शिया के कारण, एंड हैज फॉल डाउन फ्रॉम ट्री, और इसी कारण क्या हो जाती है, वो नीचे गिर जाती हैं. मेरे ख्याल से दोनों प्रॉब्लम आपको समझ आई कि नहीं आई. इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि व्हेन अ कार और बस टर्न अ कॉर्नर शार्पली, आपने देखा वो बस और कार जब घूमती हैं किसी भी कॉर्नर से, तो वी टेंड टू फॉल साइड वे, आप है ना एक साइड में गिर जाते हैं. उसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज ऑफ आर इनर्शिया, अगेन वही इनर्शिया, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, रिमेन कंडीशन में बैठी हुई है, कार में या बस में कहीं भी आपकी बॉडी रिमेन है यानी रेस्ट कंडीशन में, बिकॉज आर इनर्शिया इज टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और आपकी जो ऊपर वाली बॉडी है वो उसके साथ मूव कर रही है कार के साथ या बस के साथ, तो जैसे ही कार घूमती है आपकी बॉडी भी उसी कंडीशन में, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो आपका पैर तो रेस्ट कंडीशन में, लेकिन ऊपर वाली बॉडी क्या होती है, मूविंग कंडीशन में रहती है कार के साथ साथ या बस के साथ साथ, तो वो इसलिए साइड वे में आप गिर जाते हैं. तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि व्हेन अ रनिंग कार और बस स्टॉप सडनली, जैसे आपकी रनिंग कार या बस स्टॉप होती है तो पैसेंजर आर जर्क्ड फॉरवर्ड, आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी आगे की तरफ गिर जाती है ना, एकदम जैसी कार रुकेगी या बस रुकती है तो आपकी बॉडी आगे गिर जाती है. उसका भी रीज़न क्या है, इनर्शिया ही है, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, क्या है वो, उसकी जो बॉडी है वो किस कंडीशन में, मोशन है ना, और इसीलिए थ्रू द कार और बस हैज़ कम टू रेस्ट, जैसे वो बस या कार रेस्ट कंडीशन में आती है तो क्या हो जाता है, आपकी बॉडी आगे की ओर गिर जाती है. इसीलिए क्या करते हैं, बेल्ट लगाकर हमें क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए कार में. क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. मोमेंटम एक शब्द है, मोमेंटम पर. मोमेंटम, एक्चुअली मोमेंटम शब्द का यूज़ हम क्या करेंगे, पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हम पढ़ने जाएंगे इसके बाद, उससे पहले मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना थोड़ा ज़रूरी है. क्लियर. इसके मोमेंटम होता क्या है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, यानी मोमेंटम जो होता है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. क्लियर. तो इसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई V. इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है बॉडी की वो डिपेंड करती है किस पर, मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है. मेरी बात समझ आई. अब यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि कोई भी जो बॉडी है ना, वो बॉडी की अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए यानी v इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो मोमेंटम क्या होगा, वो ऑल्सो ज़ीरो होगा. जैसे p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई ज़ीरो, क्योंकि v हमने ज़ीरो माना है, तो देखिए जीरो से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करो अब ज़ीरो हो जाती है, तो p इज इक्वल टू ऑल्सो ज़ीरो. बात समझ आई कि मोमेंटम में इफ द बॉडी इज अ रेस्ट कंडीशन, रेस्ट मतलब वेलोसिटी ज़ीरो, रेस्ट मतलब वेलोसिटी ज़ीरो, तो देन मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो. सेम इसी तरह से अगर किसी बॉडी का मास जीरो कर दिया, अब यहाँ पर हमने m इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, तो भी मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो, बिकॉज p इज इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई v, तो क्या होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करके फिर जीरो आएगा, तो p इज इक्वल टू ज़ीरो. दोनों बातें समझ आ गई. तो मोमेंटम जो होता है मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. क्लियर. ये बात क्लियर हुई होगी. अब मोमेंटम के बारे में और चीज़ देख लेते हैं. एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. फर्स्ट बात, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी.
अब तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, पता है या नहीं पता है, भूल गए? स्केलर और वेक्टर दो प्रकार क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं। क्लियर? सेकंड बात कि मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इसकी ऐसा यूनिट कितनी होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। क्लियर? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दो बातें समझ आई। एक, इसके अलावा जितनी भी मूविंग बॉडी होती हैं उनमें मोमेंटम होता ही है। क्लियर? तीसरी बात ये होती है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें तो एक चीज और ध्यान रखना कि इसके अगर पूछा जाए फैक्टर क्या है तो ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड मास एंड वेलोसिटी। ये मैं इससे पहले बता चुकी कि दोनों पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड मास एंड। इसे एक एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कराटे प्लेयर क्या करता है, आइस की जो स्लेब होती है उसे ना ब्रेक डाउन कर देता है अपने हैंड से, बहुत इजी वे में कर देता है। रीज़न क्या होता है कि जब वो पाइल्स को या स्लेब को ब्रेक डाउन करता है तो उसमें वेरी फास्ट क्या होता है, जो जनरली फास्ट उसको ब्रेक डाउन करता है तो उस समय लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड, यानी जब वो हैंड को मूव करके लाता है ना बहुत तेज़ी से तोड़ने के लिए स्लेब को, तो उसके हैंड में बहुत लार्ज मोमेंटम होता है। ठीक है? और वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस टू जीरो इट इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में उसको रिड्यूस कर देता है, किसको, स्पीड को, और वो आसानी से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है। मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी ये बात, है ना? अब इसको एक एग्जाम उससे समझ सकते हैं न्यूमेरिकल से कि मोमेंटम को कैसे निकाला जाता है फॉर्मूले के रूप में। इफ द आपको कोई मास दे रखा है 75 kg, m इज इक्वल टू 75 kg। क्लियर? आपको क्या दे रखा है, व्हेन वी वॉक विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, मोमेंटम। मोमेंटम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए। पी निकालना है, आपके पास मास कितना है 75, आपके पास वी कितना है 2, 150 क्या फॉर्म उसका यूनिट लगाओ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ आया मोमेंटम क्या होता है? अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force act। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज ऑफ मोमेंटम के। चेंज ऑफ मोमेंटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। समझ आया? अब हम इसे फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, और डायरेक्टली वो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिखते हैं एम वी माइनस एम यू। मोमेंटम में चेंज हो रहा है ना, एम वी, अगर आपको ध्यान हो मोमेंटम ने क्या पढ़ा था, मोमेंटम ने पढ़ा था P इज इक्वल टू एम वी। क्लियर? तो यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में डिफरेंस होगा तभी तो चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, और टाइम हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। तो ये हुआ फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, V माइनस यू अपॉन टी। अब अगर आपको ध्यान हो, हमने चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, और मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? और अगर हम v u को इधर ले आए माइनस यू, और हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो t यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर देखो v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू क्या आ गई, a। v माइनस यू अपॉन टी, इसको वैल्यू की जगह पर हम क्या रख देंगे, a। तो यहाँ हो जाएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m
ए। क्लियर। अब प्रोपोर्शनल हटाना है तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट क्या होगा, के। तो ये क्या हो जाएगा, एफ के एम ए। समझ आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाया है तो कांस्टेंट यूज किया है। क्लियर। और अगर के को हम क्या माने, कांस्टेंट मान लें, ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। अगर के हमने क्या माना, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये फॉर्मूला आपका क्या है, फोर्स का। क्लियर। और अगर आपको ए का फॉर्मूला निकालना एक्सीलरेशन का, तो क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम। ये भी एक फॉर्मूला है आपके पास। क्लियर, समझ आया। अब फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। एफ की एसआई यूनिट न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट होती है। क्लियर। सेकेंड लॉ क्लियर हुआ कि क्या होता है। और सेकेंड लॉ में आप पूछा जाए तो इस डेरिवेशन के साथ कंप्लीटली ही लिखना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मीन्स कि एज ए एग्जाम्पल कि ये कहाँ यूज होता है, सेकेंड लॉ है ना। तो मैंने इससे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्ट करने से पहले कहा था कि इसमें मोमेंटम वर्ड जो है उसको समझना जरूरी है, जो कि हम समझ चुके हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ में पहली एप्लीकेशन ले रही कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। जब कोई भी क्रिकेट बॉल को कैच किया जाता है, जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो क्या हो जाता है, मूव करता है पीछे की ओर, है ना, अपने हैंड को पीछे की ओर मूव कराता है बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर वो इतनी, क्योंकि जो फास्ट मूविंग बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है, उसका मोमेंटम बहुत लार्ज होता है। और जब स्टॉपिंग होती है, इन स्टॉपिंग दिस क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम हैज टू रिड्यूस टू जीरो। तो उस समय जब स्टॉपिंग हो रही होती है क्रिकेट बॉल, तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और आपने पढ़ा है कि मास या वेलोसिटी में से कोई भी जीरो है तो मोमेंटम ऑल्सो जीरो। क्लियर, ये आप पढ़ चुके हैं। तो नाउ व्हेन ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल देन द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम, यानी जब वो पीछे हो रहा होता है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, किसका, बॉल का। और उसी समय ड्यू टू द मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल, क्योंकि जब पीछे होता है तो उसको टाइम इतना मिल जाता है कि जो स्पीड ऑफ बॉल है वो कम हो जाए, है ना। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल इज डिक्रीज, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस वजह से जो प्लेयर है उसको इंजर्ड नहीं होता है वो, या उसके हैंड में चोट नहीं लगती है। समझ आया कि कैचिंग अ क्रिकेट बॉल के समय प्लेयर के हैंड्स पीछे क्यों होते हैं या वो इंजर्ड क्यों नहीं होता है, ये रीज़न है। क्योंकि उसके वो पूरा आंसर डिपेंड है किस पर, मोमेंटम पर। सेकेंड एप्लीकेशन है द केस ऑफ ए हाई जंपर। हाई जंपर यानी जो एथलीट होते हैं ना, हाई जंपिंग करते हैं, तो उनको भी इंजरी से सेव किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। उसका रीज़न क्या है, ड्यूरिंग एथलीट्स मीट अ हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर अ कुशन और अ हीप ऑफ सैंड। आपने देखा हो जब भी हाई जंपिंग होती है तो वो किस पे जंप करते हैं, सैंड का हीप होता है। हीप मतलब जो सैंड का ढेर कह लो, एक तरह से बहुत ऊंचाई पर ढेर सा जो बना होता है सैंड, उस पर वो जंपिंग करते हैं। और रीज़न क्या होता है, जिससे प्रिवेंट इंजरी। और ये किस लिए होता है, ये कैसे होता है, इसका रीज़न भी ये है कि जब हाई जंपर फॉल्स ऑन अ सॉफ्ट लैंडिंग साइट, तो देन अ जंपर टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम टू अ स्टॉप। जिस समय वो जंप कर रहे होते हैं तो उनको एक टाइम मिल जाता है लैंड होने के लिए ग्राउंड पर या सैंड पर। और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो उनका मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम है एथलीट्स का, वो लेस हो जाता है। और लेस होने के कारण ही या जीरो होने के कारण ही एथलीट्स क्या होते हैं, इंजरी से बच जाते हैं या प्रिवेंट हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। कुशन और सैंड जो होता है वो किस लिए होता है, ताकि एथलीट्स का
जो मोमेंटम है वो रिड्यूस कर सकें या जीरो कर सकें। तो इस केस में जो एथलीट्स हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं इंजरी से। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड एप्लीकेशन द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट इन कार। आपने देखा होगा जब कार में हम बैठते हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए और करते भी हैं। फॉर पैसेंजर टू प्रिवेंट इंजरीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो सीट बेल्ट का काम क्या होता है? पैसेंजर को प्रिवेंट कराता है इंजरी से, अगर एक्सीडेंट की कंडीशन आ जाती है तो जब कार एक्सीडेंट होता है तो अ फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली, जैसे स्टॉप होगी तो ड्यू टू द कार्स लार्ज मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्योंकि जिस समय कार रुकती है, एकदम रुकती है, तो सीट बेल्ट क्या होती है, एक टाइम एक प्रोवाइड कराती है पैसेंजर को कि उसकी जो बॉडी है आगे की तरफ गिर जाती है, फॉल डाउन हो जाती है, तो उसमें एक टाइम मैनेज करती है जिससे कि उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और बॉडी जो है सेफ हो जाती है। बात समझ आई? अगेन क्लियर करो। ड्यू टू लॉन्गर टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पैसेंजर इज रिड्यूस and hence less stopping force act on them, so the passenger may either not get injured at all or may get less injury। क्लियर हुई? किसके टाइम? लॉन्गर टाइम, यानी बहुत ज़्यादा टाइम उनको मिल जाता है जैसे बॉडी उस पर गिरती है, और टाइम के कारण ही जो मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और लेस स्टॉपिंग के कारण ही, जैसे हम धीरे से हमारी बॉडी गिरती है उस पर, तो उसके कारण ही जो इंजरी है वो नहीं होती या लेस इंजरी होती है। क्लियर हुआ? एप्लीकेशन न्यूटन्स ऑफ सेकंड लॉ के एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गए होंगे।